ये टू ऑसिलेशंस। बेटे इसमें जो चीजें कुछ हो लेवल में पड़ी होती हैं वही चीजें हैं। पहली चीज आप कहते हैं ऑसिलेशन को कहते हैं किसको? ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है क्या? ठीक है। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, बेटा नॉर्मली हम ये कह रहे होते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन ऑसिलेशन। बेटा टू एंड फ्रो मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ठीक है। इसको हम मेनली डिफाइन करें, ये मोशन क्या होती है? रिपीटेड मोशन होती है। रिपीटेड मोशन का मतलब लाइक दिस इज अ पेंडुलम बॉब विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यू डिस्प्लेस इट असाइड, यहाँ पे आपने डिस्प्लेस कर दिया। बेटे ये आगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, जब जो ही रिलीज करते हो तो ये मूव करता है इस तरफ। क्यों मूव करता है इस तरफ? उसकी रीजन क्या है? बेटे उसकी रीजन ये है कि अगर इसको आप साइड पर डिस्प्लेस कर देते हो यहाँ पे, नाउ इफ यू लुक एट द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर ऑन इट, एक तो इसका वेट लग रहा होता है डाउनवर्ड बॉब का, दूसरी क्या होती है? टेंशन होती है। अब ये दो फोर्सेस लग रही हैं, इनका रिजल्टेंट कंप्लीट करो, ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा होता है। बेटे ये टेंशन फोर्स होगी, अगर पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से कंप्लीट करो, ये वेट लग रहा है। ठीक है। इसी को डायग्राम को कंप्लीट करते हो तो हमारे पास क्या बनेगी? ये हो गया और ये आ गई, तो रिजल्टेंट फोर्स ये वाली आएगी। इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो ही ये रेस्ट पे होता है, इट कम इनटू मोशन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू दिस रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज द सम ऑफ वेट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बात क्लियर होगी ना? तो हमारे पास ये यहाँ से मीन से एक्सट्रीम से मीन पे आता है, मीन से अगले एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर ये और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जा रहा होता है, इस तरह चलती जा रही होती है। तो ये मोशन क्या रिपीट होती जा रही है। आप नहीं कर रहे, आपने तो करके साइड पे कर दिया, इस पे उसका रिजल्टेंट फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से वो चीज वाइब्रेट करती जा रही होती है। और ये याद रखना, जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती है लाजमी उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चीज ऑसिलेट या वाइब्रेट करती है लाजमी रिजल्टेंट फोर्स लगती है। सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स जीरो उस वक्त हो सकती है जब कोई चीज रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है। तो ये रिपीटेड मोशन है, तो वी कैन राइट repeated motion of an object about its mean position and between two extreme positions is called oscillation या vibration। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? वाइब्रेशन की टाइप्स कितनी होगी बेटे? हमारे पास इसकी होती हैं चार टाइप्स। टाइप्स इसकी जो होंगी, बेटे पहली जो टाइप होती है दिस इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है आपके लेफ्ट और राइट, जैसे पेंडुलम की एग्जांपल दी। ठीक है, आपके लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। सेकंड इज
बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब हो गया आपके रियर और फ्रंट साइड पे, रियर एंड फ्रंट, आपकी तरफ और आपसे दूर चीज कोई चीज आ रही हो, ठीक है। पेंसिल को फ्रंट साइड से आपने होल्ड किया और उसको मूव कर रहे हो, आपसे दूर जाती है पेंसिल, आपकी तरफ आती है, तो इसका मतलब वो हमारे पास होगी बैक एंड फोर्थ होगी। तो इसको बेटे आप लिखोगे दिस इज हमारे पास फ्रंट ये साइड तो साइड में होता नहीं है, ये फ्रंट एंड, आपके चीज आपके आगे ही रहने, आपके साइड पे नहीं है, लेकिन जब वो मूव करेगी बेटे आपसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, आपके सामने ही बेटे वो साइड पे नहीं है, ठीक है। थर्ड वन आ गया हमारे पास, दिस इज टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम का मतलब ये हो गया कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। फोर्थ बेटे आता है टॉर्शनल, TORSIONAL, अच्छा लिखने को इसको समझाता हूँ। टॉर्शनल हम कह रहे होते हैं हमारे पास मोशन यानी वाइब्रेशन है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट such that its distance from a fixed point, a fixed plane, remain constant। अच्छा जी, क्या बेटे टू एंड फ्रो को देखो पहले को, इसका मतलब है ये हमारे पास, ये आप पेंडुलम की एग्जांपल दी, ये टू एंड फ्रो आपकी साइड पे इस तरह है, बैक एंड फोर्थ में अब अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हो बेटे, ये चीज आपकी तरफ आती है और आपसे दूर जाती है अगर, इसका मतलब ये बैक एंड फोर्थ में होगी। टॉप एंड बॉटम में तो हमारे पास सपोज अगर ये चीज है, इसने बेटा वाइब्रेट करना है, तो इस तरह ये वाइब्रेट कर रही है ऊपर नीचे, यहाँ से आपने होल्ड की हुई है। अब इन सारों के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो हमारे पास कहाँ आ रही थी, पूरे सिस्टम की अगर पेंडुलम की देखते हैं कुछ यहाँ पे आती है बेटे, ऊपर धागा भी तो है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली देखिए यहाँ पे आ गई। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये हमने फुट रूल ही लिया है, ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड लिया है, तो सेंट्रल पॉइंट बेटे कि यहाँ पे आ रहा होगा, यूनिफॉर्म अगर है ना, अगर यूनिफॉर्म तो सेंटर पे आता है। अब देखो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और जगह पे, हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल्ड नहीं किया हुआ, ये पॉइंट बनता है बेटे पिवट पॉइंट, यहाँ पे पिवट पॉइंट ये वाला बन रहा है, यहाँ पिवट पॉइंट, तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पिवट पॉइंट नहीं बनाया हुआ तीनों में, टू एंड फोर में, बैक एंड फोर्थ में भी और टॉप एंड बॉटम में भी। लेकिन टॉर्शनल क्या, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे देखो, हम इसको देखो बेटे, अगर ये मेरे पास मैंने शो किया, ये फ्लोर है बेटे, ये सीलिंग होगी। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोज अगर फुट रूल लिया हुआ ये वाला, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस सीलिंग से देख लो चाहे फ्लोर से देख लो बेटे, मेरे पास क्या है, ये हमारे पास H1 है, ये हमारे पास क्या हो गया, H2 हो गया। अब मैं इसको अगर वाइब्रेट करता हूँ, उसको मूव करवाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ऊपर नीचे, अब क्या हो गया, H ऊपर चला गया और H2 क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि H1 की डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया,
H2 का डिस्टेंस क्या हो गया बेटे, ज्यादा हो गया। इन दोनों को ऐड अप करूंगा H1 प्लस H2, तो मेरे पास आंसर वही आ रहा होगा जो पहले H1 और H2 का आता था। ठीक है, सीलिंग से ले लो चाहे फ्लोर से डिस्टेंस ले लो। और अगर मैं इसी को अगर इस तरीके से कर दूं कि वाइब्रेट करते बेटे, इस तरह मैंने कर दिया है, ऊपर नीचे मैंने कहा था साइड, एक साइड ऊपर नीचे होगी। अब इसका ये वाला डिस्टेंस देखो, मेरे पास ये H1 यहाँ पे क्या हो गया बेटे, वो ज्यादा हो गया है, और यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम होगी। लेकिन दोनों को फिर ऐड अप करते हो, H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2 करते हो, तो आंसर बेटा वही आ रहा होगा जो शुरू के अंदर है था। तो ये लिखा मोशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल्ड किया हुआ हमने, such that its distance from a fixed plane, वो प्लेन क्या हो सकता है, that can be ceiling, that can be floor। ठीक है ना। तो हमारे पास इसको आप कह रहे होते हो दिस इज टॉर्शनल ऑसिलेशन। बात क्लियर होगी इतनी। तो टाइप्स, अब आते हैं प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन, कितने को प्लेन्स होते हैं ऑसिलेशंस के। दो प्लेन्स होते हैं बेटे, प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन। प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन हम कह रहे होते हैं कि बेटे हमारे पास एक को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में चीज मूव कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या हाइट चेंज होगी। तो वी कैन राइट दिस हाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of object changes during motion। ठीक है। सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में उस चीज की हाइट या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। जी बेटे। सर ये पीछे वाली स्लाइड में ना एक क्वेश्चन था कि कई दफा ये होता है कि जब हम लोग उसको रोटेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट हो रहा होता है, तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर ऑसिलेट करने लग जाता है, मतलब। अच्छा, बहुत ज्यादा, फिर वो सर्कुलर मोशन आ गया, ऑसिलेशन नहीं आएगी। सर्कुलर मोशन में बेटा जहां से चले तो उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो उसमें एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं आ रही होती, मीन पोजीशन सेंट्रल पॉइंट आ जाता है। वो टाइप ऑफ मोशन चेंज होगी, वो तो ऑसिलेटर से रोटेटरी में चलेगी। ठीक है, ठीक है ना, वो मोशन बेटे चेंज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट में बेटे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम देख सकते हैं, फिर इसमें क्या होगी, हाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, इसमें बिल्कुल कांस्टेंट रह रही होती है, चेंज ही नहीं होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट वगैरह। ठीक हो गया। तो बेटे हॉरिजॉन्टल, अब देखो एक सिंपल पेंसिल ही जो मैंने होल्ड की है बेटा, पेंसिल को अपने सामने राइट और लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ और पेंसिल बिल्कुल वर्टिकली शो हो रही है, उसकी जमीन से हाइट कम ज्यादा हो रही है, तो वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है टू एंड फ्रो। लेकिन उसी पेंसिल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और पेंसिल राइट और लेफ्ट पे मूव करवाता हूँ, तो इसका मतलब पेंसिल हॉरिजॉन्टल है, उसकी किसी साइड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, लेकिन मोशन कौन सी होगी, टू एंड फ्रो ही होगी, क्योंकि मेरे राइट और लेफ्ट पे मूव कर रही है। ठीक है। सिमिलरली आपके बैक एंड फोर्थ भी जो है, वो पेंसिल को अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है या फिंगर को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उसको मूव करता हूँ अपनी तरफ और दूसरी तरफ, तो इसका मतलब वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन होगी। और अगर पेंसिल को मैंने वर्टिकल कर दिया, उसको रोटेट करता हूँ, उसको मूव करता हूँ अपनी तरफ और दूसरी तरफ, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास प्लेन कौन सा होगा, वो वर्टिकल प्लेन होगा, मोशन कौन सी होगी, वो बैक एंड फोर्थ होगी। ठीक है। सिमिलरली टॉर्शनल ऑसिलेशन अगर देखते हो, आप दीवार से उसका डिस्टेंस देख रहे हो बेटे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, एक दीवार से डिस्टेंस देख रहे हो, जिस तरह मैंने हाइट ली कंसिडर की थी, उसको आप मूव करते हो, एक साइड दीवार की तरफ आती है, फिर दीवार से दूर चली जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन पे ही है, तो वो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास फुट रूल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उसकी हाइट वेरी नहीं कर रही ड्यूरिंग मोशन,
दीवार से, ठीक है, दीवार से उसका डिस्टेंस जो है वेरिएशन आएगी क्योंकि वो टॉर्शनल मूव कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी हाइट अगर वेरी नहीं करती तो इसका मतलब वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉर्शनल ऑसिलेशन होगी। और अगर वही आपने मूव करवा रहे हो इसको अर्थ के या सीलिंग के रेफरेंस से, और अर्थ से सीलिंग से उसकी हाइट वेरी करती है एक एंड की, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो टॉर्शनल ऑसिलेशन ही होगी इन वर्टिकल प्लेन। और जो होती है अप एंड डाउन या टॉप एंड बॉटम मोशन, वो होती सिर्फ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास ऑसिलेशन है क्या। ठीक है, ऑसिलेशंस क्या होगी, उसकी टाइप्स क्या होगी। अब बेटे अब फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑसिलेशंस आती हैं, जिसमें फ्री ऑसिलेशंस कहेंगे, किसको कहेंगे, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता। देखो वैसे हम किसी चीज को अगर हम इस तरह पेंडुलम को करें, यहाँ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी देर बाद इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू होता है, करते 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 यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, हम वैक्यूम के अंदर जाके कर दिया, तो हम कहेंगे वो फ्रीली मूव करता जा रहा है, उसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशंस हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेशन पे कर रहा हूं मैं, यानी व्हाट इज मेंट बाय फ्री ऑसिलेशन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेशंस। तो बेटे पहली आ गई, दिस इज फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस की कहते हैं जिनके अंदर, जिनका टाइम पे ओ सॉरी जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस without any decrease variation in amplitude of extreme position। एम्पलीट्यूड कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग क्या बेटे, इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट एनी वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी वैक्यूम के अंदर जाके स्पेस के अंदर आपने अगर ये पेंडुलम को साइड पे किया और उसको रिलीज किया है, अब जो वाइब्रेट करता जाएगा बेटा हम कहेंगे वो फ्री ऑसिलेट है, उस पर कोई और चीज नहीं कर रही, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जब आप भी लैब में कर रहे थे तो आपको कहा जाता है बेटा कि ऐसा करो कि आपके ऑसिलेशन के ऊपर एसी का थ्रस्ट ना आ रहा हो। जब एसी का थ्रस्ट आता है तो पेंडुलम के ऊपर फोर्स लगती है बेटे, फोर्स लगती है तो उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। अगर एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसको फोर्स ऑसिलेशन है, वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आगे हमारे पास फोर्स्ड या ड्राइविंग ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस, ठीक है बेटे। फोर्स्ड ड्राइविंग ऑसिलेशन हम कहते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, यानी रिपीटेड motion of an object about its mean position and between two extreme positions ठीक है with a variation, एम्पलीट्यूड चाहे कम हो जाए बेटे ज्यादा हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है, इंक्रीज भी या डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। इन डिक्रीज कैसे हो सकता है, जब एयर के पार्टिकल्स होंगे ना, उसको आके हिट करेंगे, एयर रेजिस्टेंस से वो डिक्रीज कर देगा। लेकिन हमारे पास अगर ये सिंपल पॉइंट में बेटे कंसिडर किया, मैंने यहाँ पे छोड़ा इसको फर्स्ट टाइम, ये मीन थी ये पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा फिर ये कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड जो होता है इसका डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू एयर।
ठीक है, लेकिन यही है, मैं स्विंग अगर कंसिडर कर लेता हूँ, झूला मैंने कंसिडर किया, ये हमारे पास एक बच्चा है, चलो झूले के ऊपर जैसा भी बच्चा बना है वो, ये इसकी अम्मी है बेटे, ठीक है। अब जो ही बच्चा आता है, मदर उसको बेटा इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है, उसको धक्का देती है। इंपल्स क्या पढ़ा था? फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्सर्ट होती है उसे इंपल्स कहते हैं, ठीक है। जो ही इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करते हो तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू होता है, आप देखते हो इंक्रीज करना शुरू होता है, ये यहाँ पे चला गया, फिर फर्दर आता था एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो चुका होता है। तो अब एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ स्विंग वाला मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या वर्टिकल प्लेन में, दोनों ही नहीं चेंज हो रहे किसमें? सर? स्विंग में, ये जो आपने झूला बनाया है। हाँ झूला बनाया है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो है, दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं? इसमें सर एम्पलीट्यूड हाइट चेंज हो रहा है, वर्टिकल हाइट, हाइट वेरी कर रही है ना, एम्पलीट्यूड उसमें इंक्रीज हो रहा है, आपके टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। यस सर, आदमी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और हाइट भी ग्राउंड लेवल से वेरी कर रही है थोड़ी सी। टू एंड फ्रो होता है बेटे आपके लेफ्ट और राइट साइड पे, क्योंकि इसकी जी हाइट सर। वेरी कर रही है इसलिए वर्टिकल प्लेन में। तो ये दिस इज बोथ आर टू एंड फ्रो मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। दोनों में टू एंड फ्रो मोशन है। लेफ्ट साइड पे जो एम्पलीट्यूड इसमें डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो भी बेटे हमारे पास क्या है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। और दूसरी जो मैंने शो की है, आप उसको यहाँ, यानी आप यहाँ पे खड़े होकर अगर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको हमारे पास क्या, आपकी लेफ्ट और राइट पे जा रहा है, इससे टू एंड फ्रो मोशन है ये भी। लेकिन मदर उसको धक्का देती जा रही है, वो तो मदर दे रही है, मदर के लिए बैक एंड फोर्थ है। मदर के लिए बेटा ये जो है, उसकी अम्मी के लिए ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है, ये लो, इन अ वर्टिकल प्लेन। और यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, इसका अब्बा खड़ा कर देते हैं यार, अब्बा ही लिखना तो चलो फादर लिख देते हैं। फादर के लिए अब हमारे पास क्या ये इस मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं दिखा सकते। झूले को बेटे कैसे दिखाओगे, क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में झूला इस किस्म का है यार, जाके वापस आ जाए बेटा, पॉसिबल नहीं है। वो मैरी गो राउंड होता है, लेकिन वो पूरा राउंड वो सर्कुलर मोशन में आया था, इस तरह नहीं हो सकता। पेंडुलम वर्टिकल में मूव कर रहा होता है, तो वही प्लेन कंसीडर किया ना मैंने। तो सर ये टॉप एंड टाइप, बॉटम मोशन की कोई एग्जांपल? सर ये टाइप ऑफ मोशन रिलेटिव होता है टू पोजीशन? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। टाइप ऑफ मोशन रिलेटिव होता है टू द पोजीशन। टॉप एंड बॉटम पे बेटे हेक्सा ब्लेड लो, सिंपल जो आरी जिसे कहते हैं, या कोई फुट रूल लो या मीटर रूल लो, उसको टेबल पे फिक्स करो यूजिंग जी क्लैंप, उसके साइड पर उसको साइड पर डिस्प्लेस करो, ऊपर नीचे मूव करेगा वो आपके पास होगी टॉप एंड बॉटम। सर उसमें हाइट वेरी होगी ना, तो उसमें सर हाइट इसमें भी तो हाइट वेरी हो रही है, तो ये भी टॉप एंड बॉटम नहीं हो सकता बेटे? हाइट वेरी होगी, सीधी ऊपर सीधी नीचे, ठीक है। आपकी ये आपकी लेफ्ट और राइट पे जा रहा है ना, अगर आपकी लेफ्ट और राइट पे जा रहा है तो बेटा ये टू एंड फ्रो हो गया, ठीक है। हाइट जब वेरी करनी है, हाँ जी, हाइट जब वेरी करनी है वो हमारे पास क्या होगा, वो तो वर्टिकल पे, इधर देखो ये वर्टिकल प्लेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम में हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे टू एंड फ्रो लिखा, टॉप एंड बॉटम में अप एंड डाउन डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन। यहाँ पे ऊपर नीचे जो डायरेक्शन ये होती है बेटा, चीज ऊपर की ऊपर, डायरेक्शन की नीचे, ये चीज दूसरा वाइब्रेट कर रही है, तो ये आपके पास आ रही है टॉप एंड बॉटम। अगर ये चीज आपकी इस तरफ इस तरह मूव कर रही है तो आपके लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हमारे पास टू एंड फ्रो है। तो मैंने जो स्विंग बनाई हुई है उसके अंदर आप अगर देखते हो तो उसके अंदर चीज कि ड्यूरिंग मोशन बॉब की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो वर्टिकल प्लेन है, लेकिन हमारे पास वो हाइट जो है टॉप एंड बॉटम इस तरह नहीं हो रही जिस तरह ये लिखी हुई है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया टॉप एंड बॉटम की है। सर बैक एंड फोर्थ वो मदर के लिए होगा ना, कि स्विंग दूर जा रही है करीब आ रही है? बैक एंड फोर्थ मदर के लिए मैंने लिखा हुआ है, मदर के लिए बैक एंड फोर्थ बेटा मैंने लिखा हुआ है, और फादर के लिए वो टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन ये दोनों मोशन जो है वर्टिकल प्लेन के अंदर है। हाँ जी बेटे आफरदीन आप पूछ रहे? जी 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 सर, मतलब ये रिलेटिव है सर, अगर इसके इर्द गिर्द कोई चीज ही ना हो कंपेयर करने की तो सर ऑसिलेशन होगी भी? हाँ जी वो तो होगी, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन से प्लेन के अंदर है, कौन सी टाइप ऑफ मोशन है, बस ऑसिलेशन ये तो हो सकती है। ऑसिलेशन हर किसी के लिए अलग होगी ना, क्योंकि हर किसी के लिए अलग रिलेटिव है। हाँ हर किसी के लिए अलग-अलग है। देखो फादर के लिए कुछ है, दोनों वर्टिकल प्लेन में फादर के लिए वो बन रही है टू एंड फ्रो, और मदर के लिए बन रही है क्योंकि फादर का लेफ्ट और राइट साइड पे जा रही है,
और मदर की ठीक है तरफ, और मदर से दूर जा रही है इसलिए बैक एंड फोर्थ है, मदर के लिए फादर के लिए क्या ये टू एंड फ्रो है। ठीक हो गया सर। ठीक है, सर ये तो फ्री फोर्स ऑसिलेशन की भी एग्जांपल दे दें। या फॉर फ्री ऑसिलेशन हमारे पास सिंपल पेंडुलम को आप एयर में ना रखो, वैक्यूम में रख दो। ठीक सिंपल है सर। पेंडुलम को अपने साइड पे डिस्प्ले वैक्यूम, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज ना हो ना बेटे। उसका एम्पलीट्यूड चेंज क्यों होता है? जब एनर्जी जाया जाती है, आगे पढ़ेंगे भी, एनर्जी जाया जाती है तब एम्पलीट्यूड कम होता है। इंटेंसिटी पड़ी थी एस लेवल में, इंटेंसिटी किस पे कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, तो इंटेंसिटी कम होने का मतलब ये था एनर्जी कम होती है, और एनर्जी फिर एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है। एम्पलीट्यूड इसलिए कम हो रहा होता है कि एयर रेजिस्टेंस मैंने लिखा है इसलिए था, जब एनर्जी एयर पार्टिकल को जाती है तो इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे जो मैंने मदर की एग्जांपल दी, मदर उसको स्मॉल इंपल्सिव फोर्स देती जा रही है, मदर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा ही होना है। तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे फोर्स या ड्राइविंग ऑसिलेशन है। और अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे दैट इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। अब क्लियर होगा बेटे? अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट टर्म्स आती हैं, जैसे टाइम पीरियड हो गया, ये हमने ऑल्दो एएफ में पढ़ी होती हैं, आप लोगों ने पता भी होता है, लेकिन कुछ सिलेबस में मैं लिखूंगा जरूर। ठीक है, कोगल मैं कर दूंगा, बाकी जो सिलेबस है लिखूंगा जरूर, लेकिन फर्दर उनको करने की जरूरत नहीं। अभी इंपॉर्टेंट टर्म जितने भी हैं बेटे, पहले आ गई दिस इज टाइम पीरियड, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पता ये टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड आ गई बेटे फ्रीक्वेंसी, which is represented by small f। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, उसकी कोई डेफिनेशन पूछी हुई थी, दिस इज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एन ओवर टी। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को, और मैंने लिखा हुआ कंप्लीट का वर्ड, इसका मतलब इंटीजर ही हो गया ना। ठीक है, अगर हम एक ऑसिलेशन लेते हैं, फॉर वन ऑसिलेशन का मतलब एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? दिस विल बी 1 बेटे। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या होता है? दिस इज टाइम पीरियड, जो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वाली वैल्यू पुट करते तो एफ किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस कह लें, या फिर इन अदर वर्ड्स स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ an oscillating object from its mean position। ठीक है, तो अगर हमारे पास चीज मूव करती जा रही है, ये फिर टू एंड फ्रो मोशन है वर्टिकल प्लेन में ही, ये जो मूव करती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर आपने लेनी है तो बेटे हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट आ गई है x, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये आ रही है x। ऑल द डिस्टेंस के लिए यूज करते थे हम इससे पहले। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल s से यूज करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहाँ पे इसका जो सिंबल यूज करेंगे हम बेटे x यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एम्पलीट्यूड, क्योंकि इक्वेशन आनी मैथमेटिकल, इसलिए मैं पहले सिंबल
फोकस करो, एम्पलीट्यूड स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और डायरेक्शन में क्लियर कर रहा हूँ इसके अंदर कहाँ से आनी है। एम्पलीट्यूड को बेटा जो सिंबल हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्स नॉट, एक्स के नीचे जीरो, जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी ना, यहाँ पे आप ए टू जेड सिंबल लिख के उसके साथ जीरो लिख देते हैं, और ज्यादातर मैक्सिमम के अंदर यूज होता है, ठीक है, यानी जीरो टाइम पे, इन अदर वर्ड जो एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा जब लिखता हूं तो मैक्सिमम का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ये एम्पलीट्यूड है, ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, ये बेटा वेक्टर नहीं है, स्केलर है। मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की दोबारा लिख लूं क्योंकि इसको वेक्टर में नहीं कंसीडर करना, ये स्केलर है। इसकी डायरेक्शन नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, लेकिन एम्पलीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है पीरियोडिक मोशन। PERIODIC, पीरियोडिक मोशन जिसमें पीरियोडिसिटी हो, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर बेटा एक पीरियड का टाइम होता है, टाइम का एक पीरियड जो होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम में पीरियोडिसिटी है क्योंकि हमारे पास 365 डेज के अंदर या 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट होती है, इसमें पीरियोडिसिटी है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट में पीरियोडिसिटी है, कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ वो वेरी कर रही होती है, ऑल्दो रिजल्ट आने पे दूसरी वेरिएशन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नॉर्मल इंसान की कांस्टेंट रहती है। तो ये जो हमारे पास है इसको हम कहेंगे, ये इनमें पीरियोडिसिटी है। इस मोशन को आप कह रहे होते हो कि पीरियोडिक मोशन। तो इसको मैं अगर डिफाइन करूं, मोशन which repeats itself in equal interval of time is periodic motion। अच्छा, इस पीरियोडिक, ठीक है। एग्जांपल अगर कंसीडर कर लो, जी जी सर वो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो हम वो सेम नहीं होती है फ्री ऑसिलेशन में, या फिर चेंज हो सकती है, वो हम किसी भी इंस्टेंट से ले सकते हैं या मैक्सिमम पॉइंट से लेनी, एक्सट्रीम पॉइंट से लेनी होती है? बेटे एम्पलीट्यूड हमेशा एक्सट्रीम से आएगा हमेशा, और वो अगर फ्री ऑसिलेशन कह रहे हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड एक जैसा, और उसका एम्पलीट्यूड हमेशा एक्सट्रीम से लेना। डिस्प्लेसमेंट वेरी कर सकते, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर करवाएंगे कि दरमियान में से भी हो सकता है? हमेशा दरमियान में से करना। देखो एरोज मैंने दरमियान में से बनाए यार, ये बेटे दरमियान में से बनाए हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान। हाँ जी, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान। मैं आप समझाऊं आपका क्वेश्चन। बेटे ये हमारे पास, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये एक्सट्रीम पे थी, ठीक है ना, ये मीन यहाँ पर भी रेस्ट पे होगी, और तो हाँ यहाँ पे रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के बराबर। एक्स को मैंने एक्स नॉट के बराबर दे, जी सर, ठीक है। जब वो मूव कर रहा है, मोशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन अगर हो रही है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो डिक्रीज कर देगी, ठीक है। यानी इस तरफ जा रहा है तब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है, और जब हमारे पास यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या इंक्रीज कर रही है? मोशन अवे है अगर है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अब डिस्प्लेसमेंट क्या वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड हमेशा एक्सट्रीम से ही लेना आपने। सर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे जीरो नहीं होगी? जीरो मीन पे जीरो होगी, डिक्रीज कर रही है ना बेटे, मीन पे तो जीरो ही होगी, क्योंकि देखो मैंने लिखा है मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन अगर है, मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो वो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती करती यहाँ पे जब आ गई तो जीरो हो गई है। जब इससे दूर फिर जा रही है फिर वो इंक्रीज करना शुरू हो गई है,
जब यहाँ से फिर वापस आ रही होगी तो डिक्रीज करना शुरू होगी, यहाँ फिर 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे फिर क्या इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है, ठीक है, और फ्री ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, पीरियोडिसिटी बेटे मैं कर रहा था, मोशन विच रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल 58 में बेटा इसने कैंसिल और 57 हो गए हैं, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बाकी कल पढ़ लेंगे। सोलर सिस्टम की बेटे मैंने एग्जांपल दी 24 आवर्स के अंदर या फिर 365 डेज के अंदर, उसमें पीरियोडिसिटी आ रही है, कांस्टेंट टाइम पीरियड है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसकी जो कोट कर सकते हो आप, हार्ट बीट की मैंने 72 पल्सेस पर मिनट फ्रीक्वेंसी जो उसकी है हार्ट बीट, ठीक। और उसकी एग्जांपल आपका सिंपल पेंडुलम हो जाएगा, बाद में हम प्रूव भी कर देंगे। इसका टाइम पीरियड बेटा हमेशा कांस्टेंट रहता है इफ यू डू नॉट चेंज इट्स लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टी, बाद में प्रूफ टी इज इक्वल टू पाई अंडर एल ओवर जी, प्रूफ करेंगे बेटे इसको। इसकी हमारे पास टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसके भी हमारे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, एम ओवर के, एम मास है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी आप ऑसिलेशन जितने भी आप प्रैक्टिकल करते रहे हो एएस में, सारों में पीरियोडिसिटी है थी, ठीक है। तो सिमिलरली वो सारे एग्जांपल टाइम पीरियड कांस्टेंट था। जब एक क्वांटिटी को चेंज करोगे, यहाँ पे लेंथ को चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यहाँ हम के को चेंज नहीं करते, मैसेज को चेंज करते, टाइम पीरियड चेंज होता था, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे।